अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। कामरान मुर्तज़ा का पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर सवाल उन्होंने उठा दिया है, क्योंकि ग्रैंड अलायंस की अगर हम बात करें कि ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और ईद के बाद कहा गया था मौलाना साहब इस इत्तेहाद में शरीक हो जाएंगे और एक बड़ा इत्तेहाद होगा और फिर टफ टाइम देंगे हुकूमत को। लेकिन अब ज़ाहिर है JUI की जानिब से अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि जनाब आप इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते भी कर रहे हैं और हमें साथ चलने का भी कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें वो पहले ही कर चुके थे कि इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता ना आप करेंगे ना हम करेंगे। अब उन्होंने जो सवाल उठा दिया उसके बाद हुआ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा बेलारूस के हवाले से भी हम बात करेंगे, जहाँ ताल्लुकात की नई बुलंदी तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। इसके अलावा हम बात ये भी करेंगे कि पंजाब में 48% माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है, जो बहुत ख़तरनाक अलामत है। PSL आज से शुरू हो गया, इस पर हम बात करेंगे कि जनाब 10वां PSL और कौन कौन सी टीमें फेवरेट लग रही है। मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, नवेद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं दानिश, बहुत शुक्रिया आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब तजज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। सर, एक तरफ तो ग्रैंड अलायंस ज़ाहिर है ईद के बाद ईद गुजर गई और उसके बाद सबकी नज़रें हैं कि जो कहा था PTI ने कि बाहर निकल कर एहतजाज भी होगा, न सिर्फ बल्कि तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन में मौजूद हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर होंगी और हुकूमत को टफ टाइम देंगे। अब आपस में ये बेतमादी कह लीजिए नज़र आना शुरू हो गई है। सवाल उठाया है JUI की जानिब से कि PTI वाले राब्ते कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से और फिर हमारे साथ किस तरह चलेंगे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत की जो सबसे बड़ी कामयाबी है जिससे मैं कहूँगा वो ये है कि वो अपोजिशन को मुत्तहद नहीं होने दे रही, और अपोजिशन की जो सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हर जगह उन्होंने अपनी 2 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, और उसकी वजह जब तक PTI और JUI नहीं मिलेगी तो उनमें ताकत नहीं होगी, और वो दोनों का जो बैटल ग्राउंड है वो KPK है। तो इसलिए JUI के जो शुरू से इनके साथ इख्लाफात हैं, एक तो जो उन्होंने मौलाना के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे अपने 3-4 साल, वो उनको अब सामने आ रही है और भुगत रही है, शायद इससे PTI को कुछ सबक हासिल हो। दूसरी तरफ JUI का उन पर एतमाद है ही नहीं, क्योंकि वो 4 दिन उनके साथ बात करते हैं और 4 दिन वो कोशिश करते हैं कि वो राब्ता हो जाए। और उनकी जो लीडरशिप है, मैं ये अनीस भाई की तरह तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में 50-50 तो है कि वो कंप्रोमाइज़ है, और वो एक तरफ एक आधी लीडरशिप जो है वो बातचीत के ज़रिए बात करना चाहती है और आधी लीडरशिप जो है वो एहतजाज के ज़रिए उनको खान को बाहर निकालना चाहती है। इस सूरत हाल में ये एक हो ही नहीं पा रहे। आखिरी 26 नवंबर के बाद से आज अप्रैल का मिड आने वाला है और कोई भी काबिल ज़िक्र उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट ना की है और ना ही कोई इस किस्म की चीज़ है कि जो हमें मुस्तक़बिल करीब में नज़र आ रही है। तो इस तरीके से हुकूमत को एक स्मूथ ग्राउंड मिला हुआ है और उसमें कामयाब हो रही है, और ये इसमें PTI का भी बड़ा रोल है कि वो बड़ा खुशी खुशी कहते हैं जी हमारी बातचीत हो रही है, और आधी लीडरशिप करी हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ये जब तक ये चीज़ नहीं होगी, आपस में एतमाद का फुकदान होगा, ये अपोजिशन अलायंस बन ही नहीं सकता। अपोजिशन अलायंस बन ही नहीं सकता, आपको भी लगता है मंसूरी साहब? बहुत शुक्रिया अली। अच्छी बात है कि सच बता दिया आज नवेद भाई ने, वरना ये तो हमेशा उम्मीदें लगा कर बैठे थे कि ईद के बाद अब ये होने वाला है, और हम कहते थे अभी बहुत दूर, दिल्ली दूरस्त। तो और जहाँ इन्होंने कहा कि जनाब ये हुकूमत की कामयाबी है, तो काश यहाँ पर भी कुछ सच कह देते कि हुकूमत से मुराद उनकी क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, या कोई MKM है, क्योंकि हुकूमत में तीनों जमातें शामिल है ना। तो ये बता देते भाई कौन उसको है, ज़रा सा वाजे हो जाता कि जनाब क्या मामला हैं। देखिए, दर हकीकत असल हकीकत यह है कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी ही उस जगह गई थी कि जहाँ पर वो देख रही है ना, पहले वो उससे के साथ उसके बगैर चली है। तहरीक इंसाफ की बुनियाद वहाँ रखी गई है। नहीं, मैं तो अभी तहरीक इंसाफ को फोकस कर रहा हूँ ना, मैं तो तहरीक इंसाफ पार्टी की बात, देखिए मैं तो सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात क्यों नहीं करते? अभी तहरीक इंसाफ का सवाल पूछा ना आपने, फिर आप पूछेंगे, आप सबका सवाल पूछेंगे तो हम सबका कहेंगे। आप महदूद क्यों कर रहे हैं देखिए इस बात को? देखिए, अभी तक ना वो उसी तरफ देख रही है,
और हमेशा से उसी तरफ देखती रही क्या है। सारी सियासी जमातें उस तरफ नहीं देखती? सर सियासी जमातें तो बहुत दूर की बात है, आपका मीडिया भी उधर ही देख के सलाम पड़ता है। छोड़ दीजिए ना उस बात को, तो हम तो कुछ और बात कर रहे हैं कि हम तो तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं ना। सारा मीडिया भी आपने इस तरफ ही लगा दिया। हाँ तो कहाँ लगा हुआ सारा मीडिया? आपको नहीं पता कि कौन सा मीडिया कहाँ से परवान चढ़ा है, कैसे परवान चढ़ा है, किस तरीके से परवान चढ़ा है? नवीद भाई मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप ये समझते हैं इस बात को? मेरा तो मुझको तो आप लोग वैसे डराते रहते हैं, लेकिन मैं तो हक और सच बात करता हूँ। जो बहुत जो पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप में आई होती है। नहीं, देखिए मैं तो वो बातें कर जाता हूँ जो लोग करते हुए से बहुत सोचते हैं, जो सही होती है वो करते हैं, और मैं मुझे कोई उसमें वो नहीं है सच बात बोलने में। जो सच है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो आवाम तक पहुँचाना हमारा हक है। उसके लिए अगर कोई डर रहा है या डरा रहा है, तो जो डरता है उसी को डराया जाता है। देखिए अली, अच्छा हम जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि जो इस वक्त वो बस चलता है ना, हुर्रियत बस में कौन है, वो पीटीआई की जो हम बात कर रहे थे। देखिए पीटीआई पर जो ये इल्ज़ाम लगा रही है जेयूआई कि जनाब वो एक तरफ हो जाए, या तो आप बात करें या ना करें। देखिए यही मामला जो है ना, वो इस वक्त ख़ास तौर पर आप देखिए कि जो इन्होंने अलायंस बनाया था जमहूरियत की बहाली के हवाले से, और उसमें जो अचकज़ई साहब है उन्होंने किया। अभी हर बार ये होता है कि अचकज़ई साहब जब असम्बली से निकलते हैं तो वो साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तहरीक इंसाफ के। कल ये हुआ था, कल ये बहुत अहम बात हुई थी कि अचकज़ई साहब ने तहरीक इंसाफ के जब उमर अयूब और गौहर साहब साथ आ रहे थे तो उन्हें मना किया कि जनाब आप एक मिनट ठहरिए, मैं अकेले बात करना चाहता हूँ। और वो अकेले खड़े हुए, और उसके बाद उन्होंने वही बात कही जो आज जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है कि जनाब आप एक तरफ हो जाएं, आप सोच लें कि आपको करना क्या है। या तो अगर आपको बातचीत करनी है तो आप एक तरफ हो जाएं, या अगर आपको मुज़ाहमत करनी है तो आप एक तरफ हो जाएं। तो ये बात सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब नहीं कर रहे, बल्कि अचकज़ई साहब ने भी वाज़ेह तौर पर ये महमूद अचकज़ई साहब ने वाज़ेह तौर पर ये बात कही, और तहरीक इंसाफ के लोगों को दूर खड़ा कर कही कि भाई आप साथ खड़े हुए होते हैं, इस बार आप ज़रा दूर खड़े रहें। और फिर उन्होंने अकेले बात कही। तो कहने का मकसद क्या है कि यह है कि देखिए तहरीक इंसाफ पर मैंने इसलिए फोकस करा था कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो अपोजिशन को साथ मिलाएं, और साथ मिलाकर वो एक प्रेशर डेवलप कर पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों से नेगोशिएट करे या बातचीत करे। क्योंकि अब उन्हें भी अंदाज़ा हो गया है कि इनके पास स्ट्रीट पावर नाम की चीज़ मौजूद नहीं है, और ज़ाहिर है नहीं है बात, हम भी जानते हैं कि उनके पास स्ट्रीट पावर मौजूद नहीं है। तो अब 2 साल गुजर चुके हैं, तीसरी ईद खान साहब ने यहाँ पर गुजारी है, लेकिन वैसे 2 साल हुए हैं। तो अब मामला ये बन रहा है अली कि वक्त जैसे जैसे आगे गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे तहरीक इंसाफ के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है, और तहरीक इंसाफ के लिए आगे हिकमत अमली का तयन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था, मैंने कहा 2025 इसी तरीके से गुजरेगा, खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। जो भी बात होगी वो 2026 के बात होगी। वो मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ, जो जिस बात पर मैं 2 साल पहले कायम था। हम बार बार बयानात नहीं बदलते हैं, हालात और वाक़यात देखकर जो है वो सूरत हाल नहीं बदलते। जो खबर है वो खबर है उस तरफ। अच्छा जी, आज की एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप दोनों के कमेंट लूँ। जुडिशल कमीशन में 4 रिटायर्ड जजेस की बतौर रुकन तैनाती की जो मंजूरी दी गई है आज, उसमें नाम देखें कौन कौन से आए। मकबूल बाकर साहब, जस्टिस मकबूल बाकर सिंध के जो निगरानी रहे। इसके अलावा शौकत सिद्दीकी, याद होगा आपको फैज़ का मामला और सारा, और वो घर चले गए और सब कुछ चीज़ें। जुडिशल कमीशन ने जो 4 रिटायर्ड जजेस को बतौर रुकन जुडिशल कमीशन तैनाती के लिए मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी है, उसके हवाले से अब ये बताइए जनाब कि आप दोनों क्या कहते हैं। जिनके मैंने नाम लिए उनका बैकग्राउंड भी आप जानते हैं, तो ये क्या होने वाला है? यानी इसमें सोचना, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सिंध हाई कोर्ट के दाहिर मकबूल बाकर साहब रिटायर्ड, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी को जुडिशल कमीशन का रुकन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। अब इन दोनों का आपको पता भी है, तो ये क्या सर, रिटायर्ड जज भी माशाल्लाह। देखिए काश हम भी किसी के लिए काबिल गौर होते, तो हम कभी जो है वो वज़ीर होते, कभी गवर्नर होते, और कभी मुशीर होते। तो ये तो वही चेहरे हैं कि जो कभी इस ओहदे पर होंगे, कभी उस ओहदे पर होंगे। हमारे यहाँ तो यही चलता रहता है। वही निगरान वज़ीर आला हैं, वो एक निगरान वज़ीर दाखिला थे, और बाद में वज़ीर इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है वो वज़ीर आला बन गए। तो ये जो मखसूस और पसंदीदा लोगों का एक टोला होता है, वही हमेशा से साथ साथ चलता रहता है। वो पार्टी कोई भी आए बदलती रहे, उन्हीं के लिए डेजिग्नेशन होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो बाकर साहब हैं उन्हें अब ख्याल करना चाहिए ख़ुद से भी कि उम्र बहुत हो चुकी है, और कुछ ख्याल कर लें। सही है, बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है, और कुछ नए लोगों को मौका दे दें। ख़ुद से भी इंसान में होना चाहिए ना कि यार अब किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। दोनों तैनाती को आप देख रहे हैं कि सियासी 101% मतलब आपको कोई शक
की गुंजाइश है क्या आप ये इसमें? कह रहे हैं कि जी मकबूल बाकर का नाम हम देखें तो आपको लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी ने कहा होगा और शौकत सिद्दीकी शायद नून लीग ने कहा होगा? हो सकता है, हो सकता नहीं, है। अगर सियासी आप कह रहे हैं तो फिर तो ये दो पार्टियां बैक पे मुमकिन नजर आती है, हैं। देखिए मुमकिन है ना, मुमकिनात में से ना, लेकिन मतलब कंफर्म नहीं है। लेकिन ये भी तो मुमकिनात में से है कि ये दो लोग कहीं और से एक ही जगह से हो। आप तो खुलकर बात करने वाले आदमी हैं, एक ही जगह का देखिए, नाम मेरे ख्याल आप मैं- बताएंगे, मुझे लग रहा नहीं आप बोलते सच सच बोलने वाले आदमी हैं। देखिए मकबूल बाकर का जहाँ तक है वो एमक्यू में भी मकबूल है, पीपल्स पार्टी में भी मकबूल है, ठीक है। माशाल्लाह। और ये सिंध MQ में के- किसने बताया आपको? वो मैं भी सिंध में रहता हूँ। अच्छा, अच्छा, और जनाब निगरान उनकी मर्जी से बना था। जिस पे दोनों मुत्तफिक थे तभी वो बने थे। और एक बड़ा नाम तो है, बड़ा नाम है, चीफ जस्टिस रहे हैं, इसके अलावा अहम जिम्मेदारियां लेते रहे। अब मगर मुझे जुडिशल कमीशन का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता कि जुडिशल कमीशन को कोई ऐसा वो पता नहीं आईनी तौर पर बनाया गया है। सरकार आपकी जमातों ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए इसकी तश्कील नौ की है। अब देखना ये है ना कि उधर कौन कौन से केस जाते सर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसके लिए इतनी मेहनत की थी और बाकायदा 26वीं आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कोशिशों से ये रंग लाया था। भूल गए क्या? कौन सा केस उधर चला गया जिसके फैसले में ये चारों बैठने जा रहे हैं? भूल देखिए, गए वो आप सब- सर, आप उसके मुस्तकबिल को दाव पे लगा रहे हैं, आप भूल गए ये। सुप्रीम कोर्ट, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई चीज वहां नहीं जाएगी ये नाम आते रहेंगे, ये नाम है। अगर देखना यह है कि कोई केस उनके पास जाए नहीं जाएगा जुडिशल उनके पास। कमीशन के पास, उसके बाद वो उसका फैसला करे तो हम फैसले पे तबसरा कर सकते हैं। हम नामों में मकबूल बाकर नहीं। के कोई नाम पे मैं क्या तबसरा करूं? शौकत सिद्दीकी, मतलब ये आप समझिए, आप background- दूसरे मुल्क से तो नहीं ला सकते ना जी। अरे हम तो बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं ना, एक लोग इसलिए बात कर रहे देखिए, हैं। हमारी एक शख्स बदकिस्मती- मुतनाज़ा हो जाए, देखिए, एक शख्स ने इल्ज़ाम आयद किया था, आप खुलकर बात करें ना। शौकत सिद्दीकी कौन है? देखिए फैज़ हमीद के हवाले से मेरे घर आया, मुझे धमकियां दी, फलां किया। उस जमाने में फैज़ हमीद साहब कितनी बड़ी पोस्ट पर थे, देखिए ये भी कोई सही है। वो फिर घर चले गए, उनका केस चलता रहा। अब अचानक से उनको आप लेकर आ गए। मकबूल बाकर साहब की कारकर्दगी क्या थी बतौर वज़ीर आला, आपको नहीं मालूम सिंध में? यहाँ फिर आप गिनवा दें, फिर आप चूंकि बहुत खुश हैं उनके नाम पे। नहीं, मैं उनके नाम के पे ना खुश हूँ ना मैं तो ये कह रहा हूँ, खुश एक हूँ। बंदा रिटायर हो गया तो बस ठीक है, नए लोग ले आए, और लोग ले आए, और भी बड़े बड़े अच्छे नाम मतलब मौजूद हैं। आपके ख्याल में किसको ले आते हैं? मतलब कौन से जज आते हैं जिसकी वजह से तो आप खुश हो बताइए, जाते हैं? तजज़ियाकार हैं कि आप जिनको समझते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे जजेस और भी मौजूद हैं यहाँ। देखिए, मैं तो जब कोई केस इनके पास जाएगा उसके फैसले पे ही मैं तबसरा कर सकता हूँ। मैं नामों पे, किसी की ज़ातियात पे पहले से हमारे मसला ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी मसला है कि पॉलिटिकल अच्छा, सियासी है या नहीं है? पार्टी सियासी केसों को क्यों लेके जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सियासी केस को लेके जाएगी, किसी एक के फेवर में फैसला आएगा तो उसकी थाप लग जाएगी, ये इस पार्टी का हो गया जनाब, ये नून लीग का है जनाब, ये मकबूल बाकर जी पीपल्स पार्टी का है। आप पॉलिटिकल केसों को, पॉलिटिकल पार्टीज को मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोर्ट के बाहर उनको तय करना चाहिए। आप अपनी दाढ़ी उनके हाथों में दे ही नहीं। बाकी ताइनाती सियासी है या नहीं? भाई जब आधी तरमीम ही सियासी है उसकी, तो वो सियासी ही होंगी ना। मेरिट पे तो आपके ख्याल में वो लेके आने से रहे। ये अच्छी बात की ना। देख, दोनों जी मेरिट पे नहीं आए, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं साफ अल्फाज में, और कायम भी रहेंगे, मुझे उम्मीद है। आप अपने बात मेरे मुंह में नहीं डाले। सर, क्या कह रहे मैंने हो? अपने तौर पे कह दिया कि जब तक कोई वो फैसला, मैं फैसले पे तबसरा करता हूँ, मंजूरी जजों साहब, के नामों पे नहीं। ये कहा इन्होंने कि दोनों मेरिट पे नहीं आए? नहीं, ये नहीं कहा। नहीं, नहीं। जो क्लिप चलेगा तो देख लीजिएगा। देखिए बात सुन, मैंने जो कहा है उसका लबलबाब ये है कि मैं जिस मेरिट पे कहाँ से जजों आएंगे? के फैसला पे तबसरा करता हूँ, मैं जजों के नाम पे फैसला मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा, जजों के नाम पर आप जाना नहीं नहीं, चाहते जब तक वो फैसला आप पहले से जहन बना के बैठते हैं, कोई पीएस पार्टी केस है, मकबूल रिटायर्ड बाकर जज हैं, आप क्यों बार बार बात कर रहे हैं? रिटायर्ड हैं जस्टिस, जिस तरह इतने बहुत सारे हैं। फैसले दे चुके हैं वो लोग, इतने फैसले दे चुके हैं, इतने फैसले दे चुके हैं। चलिए जी, कौम को मुबारक हो। आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, उनके हवाले से बड़ी अच्छी खबर एक आई है जी। उनका कोरोना टेस्ट जो है वो मनफी आ गया, जी जी, और अब कहा जा रहा है बहुत ही जल्द उनकी अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी उनको। और पहले तो थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए इस पर। देखिए मेरे अपने ज़राए से उनका गुज़िश्ता शब्द जो टेस्ट हुआ था वो नेगेटिव आ गया है और वो कोरोना से बाहर आ गए। इन्फेक्शन अभी भी एक उनको है जिसकी एंटीबायोटिक उनको दी जा रही है, और उम्मीद है कि कल तक वो उससे भी सेहतियाब हो जाएंगे और इतवार के दिन वो बिलावल हाउस शायद शिफ्ट हो जाए। एक आध दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद इस्लामाबाद चले जाएंगे। ये मेरे पास जो आज की ताज़ा तरीन ज़राए थे जो मैंने सियासी सरगर्मी शुरू कर सकते हैं इतवार के बाद। पीर से मेरे ख्याल में करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने सेहत दी। देखिए मेरे ख्याल से 2-3 दिन और लगेंगे।
और ये 2-3 दिन का ताल्लुक जो है ना वो बकौल हमारे नवेद भाई के 18 तारीख से, सही ना? जलसे थे। हाँ हाँ 18 तारीख के जलसे में उनका जाना बनता नहीं है। 18 तारीख का जलसा टोटली पीपल्स पार्टी का जलसा है, सर? वो पॉलिटिकल जलसा है। हाँ? वो भुट्टो साहब की बरसी या बीबी की बरसी नहीं है जिसमें सदर पाकिस्तान होते हुए भी शिरकत करें। वो सदर पाकिस्तान है, वो पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में नहीं जाते। भुट्टो साहब की बरसी या बीबी की बरसी होना एक अलग बात है। मेरा नहीं ख्याल कि 18 तारीख के जलसे में वो 100% भी सेहतयाब हो तो भी जाए। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यानी जिसमें 4P आते हैं और जिसके तहत सब लोग हैं, उसके सदर कौन है इस वक्त? लेकिन वो सदर पाकिस्तान भी तो है। नहीं तो 2 ओहदे रख सकते हैं क्या आप? यानी कि एक पार्टी का ओहदा और एक आईनी ओहदा सदर का जो कि रियासत की नुमाइंदगी करता है। देखिए, मैं आपकी बात की तस्दीक करता चलूं, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियन के सदर की पोस्ट अभी खाली है, वो किसी को नहीं दी गई। जब से आसिफ साहब सदर बने हैं वो पोस्ट उसी दिन खाली हो गई, लेकिन फैसले अभी कौन करता है? अभी किसी को नहीं दी गई। फैसले कौन करता है? ऐसे बिलावल भुट्टो सरदारी कर रहे हैं, भी दोनों के मुश्तरका तौर पे बनाया हुआ है। जब तक वो दोनों को है, ये बात आ चुकी है, आसिफ साहब खुद कह चुके हैं कि दोनों की अभी जिम्मेदारी वही निभा रहे हैं। इस पार्टी से इस वक्त ताल्लुक नहीं उनका, ही कह रहे हैं हम। ये तो मैं नहीं कह रहा, मगर ये अगर लड़काने का जलसा होता या बीबी की बरसी होती या भुट्टो साहब की, तो उसमें उनका शिरकत बनती है। इसमें 18 तारीख का जलसा या 18 के बाद तारीख का कोई भी जलसा पीपल्स पार्टी का होगा। नहीं मैं जलसे की बात नहीं कर रहा, हमने तो अभी जलसे की बात ही नहीं की। 18 तारीख की जलसे की हैदराबाद की नहीं बात कर रहे हैं ना, नहीं, हमने तो अभी जलसे की, हमने तो 18 तारीख की आपकी एक वजह बताई थी। आपने कहा था कि एक वजह है जिसकी वजह से एक वक्त दिया गया है, मैं अभी भी और वो ऐसी खबर पे कायम हूँ कि 17 तारीख तक कोई न्यूज आ जाएगी जिसमें कनाल का हुकूमत की तरफ से वाज़े ऐलान आ जाएगा कि कनाल पे फिलहाल काम रोक दिया गया है। और 18 को फिर जलसा नहीं होगा, 18 तारीख को फिर जलसा होगा, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं जश्न होगा। फिर तो जश्न वो जो 17 को जीतेंगे उसका जश्न होगा। उसका जश्न होगा जी, 17 को जीतेंगे। अब वो जो इलेक्शन है वहाँ भी माशाल्लाह तैयारियां भरपूर हैं। वो पीपल्स पार्टी की सीट रही है, कभी भी पीपल्स पार्टी वहाँ से नहीं हारी है। और आप साहब के मरने और कैनाल का मसला हल नहीं हुआ फिर भी जीत जाएगी। कैनाल का मसला हल नहीं हुआ तो 18 तारीख का जलसा, 18 मैंने तारीख सवाल का ये पूछा जलसा है, कैनाल का मसला हल नहीं हुआ, 17 को जीत जाएगी। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी अभी इस पोजीशन में है। अच्छा, जलसा हल्के के इर्द गिर्द हो रहा है या हल्के में ही हो रहा है? जी नहीं, जलसा तो हैदराबाद में हो रहा है। और हल्का कहाँ है? हल्का उनका उधर है मेरे खास से पहले उमरकोट। सही। अच्छा, अब ये उमरकोट और में जलसा हो रहा है, उमरकोट में ही जलसा होगा मेरे ख्याल से, उमरकोट के करीब करीब ही होगा। नहीं, जलसा हैदराबाद सिटी में, हैदराबाद सिटी में 18 तारीख का। ठीक, मुदाफात में होता है हमेशा। बहरहाल जी, एक और बड़ी अहम खबर जिस पर आज भी बहुत बहस हो रही है, क्योंकि एक इंटरव्यू दिया है इरफान सिद्दीकी साहब ने, सेनेटर भी हैं नून लीग के और मियां साहब के बहुत करीब हैं, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू भी करते हैं। उन इंटरव्यू के बाद एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है, जनाब के जरदारी साहब खुलकर बता क्यों नहीं देते कि मार्च और जुलाई की जो मीटिंग्स हुई थी उनके सामने इस कैनाल्स के मामलात मौजूद थे। उस वक्त तो उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, तमाम बातों में उनकी हाँ थी और वो मिनट्स मौजूद हैं। और उसके बाद ये अचानक हुआ क्या, पिछले 1.5 माह में 9 माह गुजरने के बाद अचानक भी इस पार्टी को ख्याल कैसे आया कि यार ये कैनाल्स जो हैं ये सिंध के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। और तो जनाब बात यह है, कैनाल्स तो बनने हैं और चुलिस्तान को जो 4 लाख एकड़ ज़मीन है सरसब्ज हम कर रहे हैं, तो उस पर जहाँ उज़्मा साहिबा ने कहा, उज़्मा बुखारी साहिबा ने, गौस न्याजी साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी ये कहा, सेनेटर हैं, कि जनाब बिल्कुल इस पार्टी की इजाज़त से सब कुछ हुआ है, ये आप क्यों ऐसे कहानियाँ कर रहे हैं पिछले 1.5 माह से। सर ये हुआ क्या है? वो ये बात तो दुरुस्त है कि अगर मार्च और जुलाई में जरदारी साहब के होते हुए सारी मीटिंग्स हुई, जरदारी साहब उस मीटिंग में मौजूद रहे और वहाँ कोई इतराज़ नहीं किया, मिनट्स मौजूद हैं। पिछले 1.5 माह में अचानक क्या हो गया? और ये भी बड़ी अहम बात है कि पहले कौम परस्त सामने आए हैं, एहतजाज शुरू किया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी के बयान शुरू हुए। जनाब जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। देखिए, जिस वक्त ये कैनाल का मनसूबा पेश किया गया, ये पहले भी एक आध दफ़ा ट्राई की थी लेकिन कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन जब वफाकी काबीना ने इसको मंजूर किया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इस पर साइन करके जब सदर साहब के पास भेजा, तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, एक दफ़ा वापस कर सकता है, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया, उस वक्त साइन कर दिया। लेकिन उस वक्त भी इनको अंदाजा था, वो कह चुके हैं कि ये फिजिबल नहीं था और ना ये है।
पानी ही नहीं है ना, आप साइन पानी क्यों आपका सदर, जब आप प्राइम मिनिस्टर से कुछ सदर के पास 18वीं तरमीम के बाद इतने इख्तियारात नहीं है कि वो कर दें। बहरहाल उन्होंने साइन किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने अपने साइन जरदारी साहब ने किया है जी। एक और तस्दीक हो गई नून लीग के बाद हमारे तजज़ियाकार की जानिब से कि साइन तो किया जरदारी साहब। देखिए हमें नहीं पता था, लेकिन बार-बार जब बात तस्दीक हो गई उसके जी। बाद उन्होंने जब असेंबली से तकरीर की नए साल के शुरू में, तो उसमें बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें चारों सूबों की हिमायत हासिल नहीं हो वो करने से गुरेज किया जाए, इससे मुल्क की वाजियत पे फर्क पड़ता है। तो लिहाजा साइन करते फर्क नहीं पड़ता। वो जब चीज़ के सामने नज़र आई, आप देखिए ये तो हकीकत है, कि मैं कुछ बोलूँ या आप कुछ बोलें, जब सिंध में प्रेशर हुआ, एक तो पहले ही पानी, बारिशें नहीं हुई, उसके बाद पहले ही पानी नहीं था, फिर किनाल की चीज़ें आ गई सामने, तो सिंध की आवाम को ये लग रहा है कि भाई किनाल पे काम हो रहा है जिसकी वजह से पानी आ ही नहीं रहा। भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि गुद्दू बराज में पानी नहीं है, सक्कर बराज तक में पानी नहीं है यार, तो उनको तो लगेगा। और इसको सारे कौम परस्तों ने सबने उठाया, फिर पीपल्स पार्टी ने भी उठाया इस मसले को, और अब ये मसला ज़िंदगी मौत का मसला है, पीपल्स पार्टी का भी और सिंध का भी, किनाल जो मसला है। और आने वाले, मैंने ये बोला था, ये आने वाले अप्रैल, जो ये अप्रैल चल रहा है, इसी में ये मसला बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन के उभरेगा, बन चुका। और आप ये देखिएगा 18 तारीख के बाद मुझे ये लगता है ये पीपल्स पार्टी के पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो हुकूमत बचाएं। ये 4 तारीख पे भी था। हाँ, उस वक्त यकीनदानी करा दी गई, एक यकीनदानी तो होती है ना यार। ये बात दुरुस्त है कि 4 को उन्होंने जिस तरह आपकी जो खबर है उसके मुताबिक यकीनदानी हो सकती है, हमें नहीं पता, हुई नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि यकीनदानी कराएगी, 18 से पहले हल कर लेंगे। 18 से पहले हल कर लेंगे, नहीं तो 18 तारीख का जलसा कुछ और ही सूरत इख्तियार कर जाएगा। चलिए 19 को देख लेंगे। 19 को देख हाँ लेंगे। हाँ हाँ हाँ। इंशाल्लाह ताला। आप 19 को भी देख लीजिएगा, 20 को भी देख अच्छा, लीजिएगा, 21 को भी देख ये जो लीजिएगा। खबर है अनिस मंसूरी साहब कि जब वो साइन कर चुके बकौल हमारे नवाज ज़ुबैरी साहब के, तो फिर जो लोग गुस्से का इज़हार कर रहे हैं कि जरदारी साहब ने गलत किया, दुरुस्त कह रहे हैं वो। देखिए जरदारी साहब अपने आप को हमेशा कहते हैं मैं तो एक काश्तकार हूँ, एक बार नहीं 10,000 साल 5,000 साल का नाम लिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, हम काश्तकारी कर रहे हैं। नहीं, जरदारी साहब तो अक्सर ही कहते रहते हैं ना कि मैं तो काश्तकार हूँ भाई, मुझे पता है ज़मीनों का, मुझे पता है खेती बाड़ी का, हमेशा कहते रहते हैं वो अपने, कह रहे मेरा तो काम धंधा यही है, हमारा तो आबा अजदाद से सिलसिला यही चलता हुआ आ रहा है। तो अब जाहिर है एक काश्तकार सिंध का, उसको ये नहीं पता, चलिए एक आम दस्तखत करते हुए, और जो कहता रहा है कि जनाब मैं काश्तकार हूँ, और उसके बाद जब वो कर लेता है बकौल इनके के दस्तखत, हम तो दस्तखत पे ज़रा सा डाउट में, लेकिन इन्होंने कहा हम तो मना करते हैं कि दस्तखत नहीं है क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वो अथॉरिटी नहीं है उनके पास, लेकिन ये कह रहे हैं अगर नीचे से प्राइम मिनिस्टर कोई चीज मंजूर करा के वफाकी काबिनेट से भेजता है, सदर को दस्तखत करने ही करने। नहीं, वो तो वफाकी काबिनेट का इशू ही नहीं है, वो तो कहानी ही नहीं। बहरहाल आपकी खबर है कि हम तो ये मना कर रहे हैं कि दस्तखत नहीं हुआ। भाई प्राइम मिनिस्टर बोल देना यार, भाई अभी नहीं हुए। बिलावल ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि बिलावल ने नहीं कहा मेरे अपने दस्तखत किए, नहीं उन्होंने ये देखे, बिलावल कह देते तो वो जो आए हुए थे वो भी चले जाते। देखिए किनाल में काम नहीं हो रहा, ये तो बोला ना कि अभी तक नहीं, आप भी क्या बात कर रहे हैं, जो लोग आए थे कितने लोग आए थे, वो भी चले जाते थे, कम लोग थे क्या? अब आपके उसमें हजारों लोग इससे बड़ा जलसा पूरे साल नहीं हुआ। अभी पीटीआई और नून लीग को भी मिला ले तो इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते, आप हंसते रहे। आप कोई बात नहीं, लेकिन तस्वीरें मौजूद है, फोटोज मौजूद है, हमने हमने देखी। वो जगह ही कभी आपने नहीं देखी, आप कभी गली खुदा पे गए नहीं, आपने लड़काना का वो ग्राउंड, वो जलसे गाह देखी है कितनी बड़ी है? हमने बहुत आपके जो कराची की जो सबसे बड़े जलसे गाह है बाजार के सामने, वो जैसे 4 उसमें समा जाएंगे। हमें क्या मना किया हुआ किसी ने कि लड़का? आप जाते नहीं ना, हम लोग हम जाते हैं, हम गए हैं, बहुत बार गए, हम जाते हैं, बताते नहीं है। हाँ, जाते हैं बताते नहीं, तो अच्छा है, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का मिलियन मार्च में देखा था आपने कितने लोग थे कराची से जो लोग गए थे? हाँ, उससे ज्यादा लोग थे, उससे कम लोग थे, उससे कहीं ज्यादा लोग थे। अच्छा, तो मिलियन मार्च नहीं था वो? मिलियन माँ तो जमात इस्लामी हर महीने निकालती थी, मिलियन आदमी होता है। तो फिर दस्तखत कर दिए जरदारी साहब ने, फिर बिलावल वहाँ कहते रहे कि जनाब इस तरह की कोई बात नहीं है। यही तो मैं बड़ा हैरत में हूँ कि नवीद भाई ये दावा कर रहे हैं, भुट्टो को नहीं पता इस बात का, लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब को नहीं पता, आज कहा है उन्होंने कैसी कोई बात नहीं है, लेकिन खबर पे कायम है। नवीद भाई कह रहे हैं दस्तखत खबर पे कायम है। अच्छा ये बात खत्म हो गई, यहाँ पर आगे चल रहे हैं हम लोग। मेरे गले में घंटी ना बना। नहीं, आपने ही कहा है कि दस्तखत किए, हम तो मना कर रहे हैं कि नहीं किए। मैंने कहा अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है, छोड़ दे, बात खत्म हो गई। अगर उनका अच्छा ये बड़ी अहम बात, तो उन्होंने अपनी तकरीर में कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का बड़ा अहम दौरा कंप्लीट हुआ है बेलारूस का। अच्छा जी, वहाँ एक दौरे में जो अहम बात हुई है, वज़ीर-ए-आज़म आपने बिलावल
कह दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल क्या इसलिए मैंने कहा, मुंह से खुद निकल गया। जी जी इसलिए निकल गया कि देखिए मुस्कुराहट दिख रहे हैं आप। मतलब आपको ये बात मैंने की होती, देखें अभी आप ब्रेकिंग न्यूज करते हैं, देखें भाई साहब ने ये बोल दिया, सर मैं बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मैंने बोला प्राइम करें तो मिनिस्टर कोई मैं मतलब कायम हूँ मतलब लेकिन वो दूसरी खबर साथ आप करें तो सलीम डांस है, हैदर साहब ने हम कहा है करेंगे कि तो फिर वो नौजवान मुजरा हो प्राइम जाएगा। मिनिस्टर बिलावल बनने जा रहा है, उनकी बात करता हूँ मैं आपको। लेकिन वज़ीर शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा कंप्लीट हुआ है उसमें अहम बात पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम चीज़ ये है कि वो बेलारूस में कौमी तामीर के लिए 1.5 लाख से ज़ायद जो है हुनरमंद पाकिस्तानियों को भेजने पर इत्तफाक हुआ है, यानी कि नौकरियां मिलेंगी पाकिस्तानियों को। और ये मैं समझता हूँ कि अच्छी डेवलपमेंट है और इसको ज़ाहिर हुकूमत की जानिब से कहा भी जा रहा है कि जी देख लीजिए PIE मुनाफे में आ गया, 1.5 लाख नौकरियाँ यहाँ चली जाएंगी, हुनरमंद लोगों को फ़ायदा होगा इससे। बिजली की कीमतें हमने कम कर दी, पेट्रोल और डॉलर की कीमतों को भी कंट्रोल किया हुआ है हमने। क्या कहेंगे निस्बत मंजूर साहब? देखिए फ़िलहाल इस तरह का MOU साइन हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि हमें आगे देखना पड़ेगा कि कौन सा टेक्निकल ऐसा स्टाफ है जो वहाँ हम देना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर अब तक जो ज़्यादा लोग गए हैवी हैं, मशीनरी वगैरह का है, हैवी मशीन का, और ज़्यादातर हमारे पास जो लोग गए हैं वो एज अ लेबर इन ममालिक में गए हैं। अब बेलारूस की पॉलिसी क्या होती है, जो लोग वहाँ जाते हैं उसे वो किस तरीके से रखता है, और वहाँ पर जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ज़ाहिर है कि इतनी डेवलपमेंट नहीं है कि 1.5 लाख लोगों तक वो ले जा सके। लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला है, ये जब सामने आएगा कितने लोग अगले 2 साल के अंदर मूव करते हैं उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले 4 साल की पॉलिसी क्या होगी। तो बहरहाल एक फ़ैसला है, अभी मैं उस पर, क्योंकि बहुत इब्तदाई है, इसके खदोखाल अभी सामने नहीं आए, सिर्फ ऐलान सामने आए। जब खदोखाल सामने आएगा तो फिर उस पर बात तो MOU साइन करने सिर्फ वज़ीर आज़म को जाना था, ये कहने जा रहे हैं आप? नहीं, बेलारूस के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे मामला मियां साहब हैं को सुना है पर्सनल ताल्लुकात भी। अली। बेलारूस के साथ हमारे बहुत सारे मामलात हैं, और आपको शायद इल्म में होगा कि अभी जिन कंपनीज़ पर अमेरिका की तरफ से पाबंदी लगी उसमें से कुछ कंपनीज़ बेलारूस की भी हैं, और जो बेलारूस पाकिस्तान की भी तो हैं। और पाकिस्तान की भी, और जो उन पर जो बेलारूसी कंपनियों पर पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगा है वो ये लगा है कि उन्होंने पाकिस्तान को चिप्स प्रोवाइड किए हैं ख़ास प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान का दिफाई मामलात के हवाले से भी बेलारूस के साथ बहुत सारे ताल्लुकात हैं, बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान के बेलारूस के साथ ताल्लुकात को सिर्फ हमें इसी हवाले से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे हमारे साथ दिफाई मामलात में भी हैं, हमारे पास टेक्निकली बेलारूस के साथ बहुत सारे मामलात हैं, तो वो भी बड़े अहम हैं। तो ज़ाहिर है मैं बेलारूस पाकिस्तान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात के साथ साथ तिजारती ताल्लुकात भी और ख़ास तौर पर दिफाई ताल्लुकात भी। क्या कहेंगे जनाब? देखिए बेलारूस का ये पहला दौरा नहीं है, मैं मुस्तक़बिल माजी करीब में कई दौरे उनके भी यहाँ पे और हमारे भी वक्त वहाँ आया था, 70 रुकनी वक्त आया था और बेलारूस। जब तहरीक इंसाफ के लोगों ने, आपको तहरीक याद इंसाफ होगा 26 नवंबर को वहाँ जो किया था गोली सारा चलाई थी, सिलसिला। हाँ। हो गया आप हाँ नहीं, मैं तो आपको बता रहा था। देखिए उनके साथ हमारे ऑयल एंड गैस के, हैवी मशीनरी के, और मेरी इतला के मुताबिक आइंदा जो बहुत सारी बसों के ऑर्डर भी दिए जाएंगे। बेलारूस की जो ये बस है वो दुनिया भर में जाती है, तो वो पाकिस्तान के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे जो बसें मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में आनी है। अब तक तो और जगह से आती है, अब शायद बेलारूस से पाकिस्तान वो बसें लेगा, क्योंकि बेलारूस भी उसी तरह की बसें बनाता है जिस तरह की कराची की सड़कों पे चल रही हैं और पंजाब की सड़कों पे भी चल रही हैं। इस तरह की बसें बनाते हैं जो टूटी फूटी सड़कों में चल सकती हैं। हैवी बसों की बात करो, जैसे डबल डेकर हैं जो बसें, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं, जदीद तरीन हैवी मशीनरी वहाँ से हम इंपोर्ट करने की उसमें हैं। इंपोर्ट करेंगे तो अगर वहाँ पे एक तरीके से वो पाकिस्तानी लेबर को ले रहे थे, बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत पॉजिटिव देखना चाहिए, ये है। और ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। एक और भी बड़ी अच्छी खबर है जिसकी मैं चाहता हूँ कि तवज्जो आपकी तरफ कराऊँ, कि ये जो कोरंगी में पिछले कई मैं समझ 2-3 हफ्ते से एक आग लगी हुई है, अब उसको डिसाइड कर दिया गया है, उसकी तस्दीक हो गई है कि ये गैस की है, ये जो इसकी ये गैस है। और एक अमेरिकन कंपनी को एक बहुत बड़ा ठेका दिया गया है, वो यहाँ पर आएगी और इसको इस जगह पे ही डिगिंग करके गैस, और इसके अंदर अगर पेट्रोल है तो दरियाफ्त करेगी। तो ये एक जगह को कॉर्डन कर दिया गया है। अब इधर ये बात की तस्दीक हो गई, ये जो आग है ना, पहले कर दे इसकी उसकी, अब एक बात की तस्दीक हुई, आग किसी भी चीज़ की नहीं है, नीचे गैस है। अब कितनी प्रेशर है, वो कंपनी को ठेका दिया गया, उनके माहिरीन ने आके चेक किया है और एक काफ़ी बहुत बड़ी अमाउंट है, ये कल परसों में आ जाएगा। वो अमेरिकन बहुत बड़ी कंपनी है जो दुनिया के कई बड़े मुल्कों में, पाकिस्तान में भी उनके कई वेल्स हैं, और अब वो इसको करेगी। और अगर ये वाकई वही जगह है जहाँ पे बहुत अरसे से सुनने में आ रहे हैं, इमरान खान जिस वक्त आए थे तो समुद्र में इसके करीब तरीन कोई जगह थी, उधर डिगिंग हुई थी, तो बोला था कि
एक उन्होंने वक्त से पहले तकरीर कर दी थी कि जनाब यहाँ हमारे को इतना मिल गया है गैस और इसका ज़ख़ीरा, और ये कतर के बाद सबसे बड़ा है दुनिया में, और उसके बाद फिर टाइम फिश हो गई ना। लेकिन शायद ये वो जगह या उसके आसपास की जगह है कि यहाँ गैस है। अगर ये हो गैस सकता है। चलिए, वाकई ये निकल आई तो खुशखबरी ये है पाकिस्तान के अच्छा जी। लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, उसमें से एक अच्छी खबर ये भी है। इससे पहले कि हम बात करें अमेरिकी टैरिफ के जवाब में जो चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ 125% कर दिया, इससे पहले मैं जाते जाते, क्योंकि आज जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं 11 अप्रैल है और 12 अप्रैल कराची के हवाले से बड़ी अहम और इसलिए हो गई है कि आफाक अहमद साहब निकल रहे हैं जी वाइट परचम तले, और इसमें चूँकि डंपर गर्दी का शिकार कराची वाले मुसलसल हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों की कुचले गए हैं, सैकड़ों लोग, कितनी फैमिलीज इससे मुतासिर हुई है, मुसलसल ये अमल जारी है, ऐसा नहीं है कि रुक गया है। अब गवर्नमेंट की तरफ से दावे ज़रूर सामने आते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और हमने पाबंद कर रहे हैं उनको कि जो टाइमिंग दी गई है हैवी ट्रैफिक के लिए उस पर अमल दरामद कराएं। लेकिन बहरहाल कल का और फिर क्योंकि आफाक अहमद साहब निकल रहे हैं और आफाक अहमद साहब ने दफ्तर भी खोलना था सेंट्रल में, वो नहीं हो सका अब तक, और कहा जा रहा है कुछ सियासी जमातों को शायद, सियासी जमातों की आपस में तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, तो एक दूसरे से सबकत ले आने की या टांगें खींचने की। कल 12 अप्रैल सर कराची के हवाले से क्या लगता है आपको कि एक नई इब्तिदा होने जा रही है? जिससे आपने शुरू किया था, पहले मैं बता दूं कि अमेरिका ने और चाइना की जो जंग चल रही है तजारती, ये आने वाले दिनों में बहुत संगीन जंग शुरू हो जाएगी। एक इकोनॉमिकल वॉर शुरू हो रही है, इकोनॉमिकल वर्ल्ड वॉर मैं इसको कहूँगा, वो शुरू हो रही है। 145% अभी चाइना ने लगा दिया, अभी लेटेस्ट खबर है 125 के बाद उन्होंने 145 लगा दिया, जिससे महंगाई का एक तूफान आएगा। पिछले 2 दिन में यूरोप और एशिया की स्टॉक एक्सचेंज में बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों के सरमाया डूब गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी खबर बनेगी। अब आ जाते हैं कराची के लिए। कराची के लिए कल का दिन बड़ा अहम है, अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि जो पिछले 2-3 माह में सैकड़ों आदमी नंबर तले पानी के टैंकर तले कुचले गए हैं, हर रोज़ एक वाक़या हो रहा है। उसके बाद बड़ी तादाद में जलाए भी गए हैं, और वो महसूस साहब क्या नाम है उनका टैंकर उनकी धमकियां पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के अंदाजा करे एक आदमी का, पता नहीं वो पाकिस्तानी है भी नहीं है, मुझे तो नहीं पता, खुलेआम मसला लड़ा के बोलता है कि मेरे हवाले कर दो, मैं इनको अपनी जुबान में समझा दूंगा। पाकिस्तान के बाइकआउट का ऐलान कर दिया, पाकिस्तान के बाइकआउट का, कराची के लिए भी पता नहीं क्या क्या बोला, कराची वालों को मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो पाकिस्तान मुखालिफ बात करने पे आप नहीं समझते पकड़ा जाना चाहिए? देखें, बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए, और मुझे बहुत खतरा है कि खुदा ना खाता कल कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, कोई लिसानी झगड़े ना शुरू हो जाए। कल का दिन कराची के लिए बहुत, क्योंकि कल अगर आफाक अहमद साहब निकलते हैं, जो कि अभी तक तो ये इतलात है हमारे पास, निकलेंगे, तो उन्होंने कहा फिर हम 16 को निकलेंगे। भाई होना तो चाहिए, देखिए उनका जमहूरी हक है, अगर वो एक जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से एहतजाज अपना रिकॉर्ड हक है कि जनाब ये निकलेंगे तो फिर मैं निकलूंगा, सफेद झंडा लेके निकल रहे हैं, और उसको अगर कराची की आवाम ने एक बड़ी तादाद में इस बात को उनकी हिमायत कर दी, तो हो सकता है कि फिर वो कराची की सियासी और सूरत हाल बहुत चेंज हो जाए। आपको लगता है कि कराची में जो लीडरशिप का वैक्यूम मौजूद है फिल हो जाएगा? देखिए, वैक्यूम तो मौजूद है, और साइंस और पॉलिटिकल साइंस दोनों ये कहते हैं वैक्यूम ज़्यादा अरसे तक क्रिएट नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई फिल कर देता है, कोई एक बड़ा वाकया, कोई एक बड़ी चीज़ जो है वो इस वैक्यूम को फिल कर सकती है, और आफाक साहब उसी की कोशिश कर रहे हैं। आपका तज़किया क्या है? देखिए, मैं ये कल का दिन इस हवाले से कि अब चंद घंटे रह गए ना अब तो कल में, आपका तज़किया क्या कहता है अब तक के जो वाक़यात के बाद आफाक अहमद साहब की पॉपुलरिटी तमाम चीज़ों को देखते हुए, कल अवाम उनके साथ लगता है आपको बड़ी तादाद में होंगे? मेरे ख्याल में कराची की आवाम कल काफ़ी निकलेगी। मैं जो आज निकला हूँ, कल जो 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी मुतहरिक है, और ये एक पब्लिक का इशू है, ये कराची का इशू है, कराची के रहने वाले लोगों का जेन्युइन इशू है। भले कराची की जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके नुमाइंदे असेंबली में है, वो इसकी हिमायत नहीं कर रहे, गवर्नर साहब इसकी हिमायत नहीं कर रहे, उसके बावजूद अगर आवाम नीचे से निकलेगी तो वो जो लीडर हैं वो तनहा रह जाएंगे। अगर आवाम एक ही मसले पे उछूक है तो कराची का बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा खदशा ये है कि खुदा ना खाता कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, इसका फ़ायदा कोई और ना उठा ले, कि कोई कराची के हालात बिगड़ जाए। अनीस मंसूरी साहब, देखिए अली, 2 बातें। सबसे पहले कि इस डंपर के इशू को, जो इंसानी जानों का ज़िया था, मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि इस रैली के ज़रिए या अब तक इस रैली के ऐलान के बाद से इस डंपर के इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है ये, और ख़ास तौर पर हुकूमत पर ये दबाव आया है
कि इस मसले को रिजॉल्व करें, यानी कि सबको कानून के मुताबिक लेकर आएँ। तो मैं समझता हूँ कि अवामी सतह पर इस बात की आगाही और हुकूमत पर दबाव के लिहाज से अब तक ये जो मूवमेंट है इसका फ़ायदा हुआ है। और इस मूवमेंट के ज़रिए अगर कानून, देखें ना, पाकिस्तान से हम आफाक अहमद साहब को नहीं देखते, एमक्यूएम पाकिस्तान भी इस पर गुफ्तगू कर रही है, सही, इस पर गुफ्तगू जमात इस्लामी भी कर रही है, इस पर तहरीक लब्बैक भी कर रही है, सब कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये कि कम अज़ कम जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा था या हो रहा है, उस पर तमाम सियासी जमातों ने इस मूवमेंट के बाद से ये तो हुआ कि सब लोग एक प्रेशर तो डेवलप करने में कामयाब हुए। मैं समझता हूँ कि यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 50% तो आफाक साहब कामयाब हो गए हैं इस इशू को हाईलाइट करने में। आप आज देख लें, गुज़िश्ता कल देख लें, परसों देख लें, हुकूमत के पेदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नंबर की ही उस पर हो रहा है, इसके लिए कानून साजी की जा रही है, स्पीड मुकर्रर की जा रही है, टाइम को रीशेड्यूल किया जा रहा है। मतलब परेशान तो है गवर्नमेंट, और इस मसले को पहली बार पिछले हफ्ते से लेके आज तक एक मसला माना गया। इससे पहले तो मसला ही नहीं माना जा रहा था। इसको हादसा हो गया जी, हादसा होता है। इसको आप अनीस मंसूरी साहब, इस वाक़े को या इस मसले को ट्रांसपोर्ट के हवाले से लोगों की जान जा रही, कुचले जा रहे हैं। कुछ लोग करार दे रहे हैं कि जी चूँकि आज से कोई 35 साल पहले बुशरा बीबी का वाक़या हुआ और एमक्यूएम फिर एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। बुशरा बीबी, अब बुशरा ज़ैदी के हवाले से, मैंने कहा जेल में कुछ हुआ तो नहीं? बुशरा ज़ैदी से कराची के हवाले से बात हो रही है। बुशरा बुशरा ज़ैदी तो ज़ैदी केस की माशाल्लाह बात कर रहे हैं, 1986 की। हाँ, तो उसके बाद एमक्यूएम एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। आफाक अहमद को ये लगता है कि ये जो मसला उठाया उन्होंने ट्रांसपोर्टर के हवाले से, लोग ज़ाहिर है अब भी हादसा की नज़र हो रहे हैं, और इस मसले को उठाने के बाद से जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तो यही साबित होगा बुशरा ज़ैदी की तरह एक नई एमक्यूएम। देखिए, नई एमक्यूएम का तो मैं लफ्ज़ अभी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो ये सब बातें हमें पता चलेगी 13 तारीख के बाद कि ज़ाहिर है वो अपनी पावर शो किस तरीके से करते हैं और लोग उनका साथ किस तरीके से देते हैं। मगर ये बात ज़रूर है कि कम अज़ कम, जिस तरह मैंने ये कहा कि इस इशू को हाईलाइट होने से तमाम सियासी जमातें एक नुक्ते पर तो आ गई और हुकूमत पर दबाव डाल दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये ज़्यादा, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अहम अंसर होगा कि आफाक अहमद साहब की सियासत के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, ईस्ट में और पूरे कराची के अंदर उनकी मूवमेंट फ्रीली इतनी बड़ी, विदाउट इलेक्शन, बगैर इलेक्शन की कैंपेन के वो मूव होना ही उनके लिए एक सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मेरा अपना तो ख्याल है। फिलहाल मौखर हो गया ना, वो तो इफ्तार करना था, वो तो एक अलग मामला है ना। और ज़ाहिर है उस हवाले से भी एक बड़ा इशू यह है कि जो जिनको जगह है वो लापता है अभी, सही है, तो ये भी एक बड़ा इशू है, वो नहीं मिल रहे कि जनाब जिनकी जगह है वो कहाँ चले गए, वो कहीं मरी वगैरह शेयर कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल वो तो एक अलग इशू है। लेकिन आपको चंद घंटे पहले भी इसका मतलब है कि शशोपंज में मेरे दोनों मौजूद मेहमान, उनको अंदाज़ा नहीं है कराची वालों का कि वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। नहीं, देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि सियासी तौर पर चंद घंटे पहले भी आपकी कराची में पैदाइश हुई, आपकी पले बड़े, और आप कराची वालों को पहचान नहीं रहे। देखिए, मेरे हिसाब से तो आफाक साहब 50% तो कामयाब हो गए कल की रैली से पहले कि एक ये डंपर के एक्सीडेंट थे, इसको पहली दफ़ा एक्सीडेंट के अलावा किसी और नज़र से देखा जा रहा है कि ये खाली एक्सीडेंट नहीं है जैसे हादसा हो जाते हैं, ये कुछ और है। मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को उन्होंने परेशान तो कर दिया। अब कल कराची की आवाम कितनी बड़ी तादाद में उनके साथ निकलती है, ये एक कल इम्तहान होगा कराची वालों का कि भाई है, या अगर हुकूमत ने कोई मुहिम जो ऐसी की, गलती ऐसी की कि आफाक को या उनके और लीडरान को गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद की सूरत हाल का भी पता नहीं। या ये महसूस आप जिस तरह की बातें करते हैं, वो असला लेके फिरते हैं, उन्होंने कोई ऐसी हरकत कर ली, कल उन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और मैं तो हुकूमत को मशवरा दूंगा कि उनको 1-2 दिन के लिए नज़रबंद कर दें, क्योंकि जिस तरीके की वो जुबान इस्तेमाल करते हैं, अगर प्रैक्टिकली उसमें से उन्होंने 10% भी कर दिया तो ये शहर में आग लग जाएगी। अनीस मंसूरी साहब के पिछले कई दिनों से पाबंदी आए थे असले की नुमाइश पर, लेकिन 2 दिन पहले असले की नुमाइश वहाँ होती रही, इलाके महसूस साहब उनके लोग करते रहे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पे कार्रवाई नहीं। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप एक अपने आप को ताजिर कहते हैं, ताजिर कहने के बाद आप एक एसोसिएशन को सरबराही भी कर रहे हैं, और इस सूरत हाल में आप असला लेकर अपने हाथ में लेकर, अच्छा, जो गार्ड्स हैं उनकी पुलिस की वर्दी नहीं थी या उनके ऊपर कंपनी की वर्दी नहीं थी, किसी भी कंपनी की जो आजकल होली से लग भी नहीं रहते, वो शलवार कमीज, आम शलवार कमीज पहने हुए, बिल्कुल वो उनके पर्सनल गार्ड होंगे। जी जी, तो वो इस तरह क्या, ये तो मैं हैरान खौफ हरास नहीं फैलता इस चीज? खौफ हरास मैं देखता हूँ, पुलिस जो गाड़ियों में बैठे होते हैं वीगोज में, उसको उतार के उनका असला चेक कर होते हैं, कहते हैं छुपा के चलो असला, उनका नहीं, नुमाइश भी पाबंदी है सिंध में, और वो खुलेआम मसला लेके मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को और कराची वालों को धमकियां दे रहे हैं।
सिंध हुकूमत का है। उनके लिए उनको नजर नहीं आता। सिंध हुकूमत का है। सिंध हुकूमत को बोल रहा हूँ, उनको नजर नहीं आता ये सब कुछ करते हुए। तो उनको चाहिए, हमदर्दियां तो नहीं लगती आपको? देखिए हमदर्दी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये गलत है पता और नहीं खुदा ना खाता ये किसी बड़े हादसे का पेशखेमा हो सकती है। और जाते जाते जनाब आखिरी खबर हम शामिल करेंगे खेल के मैदान से। PSL 10 की रंगारंग इफ्ताही तकरीब, मारूफ गुलकारा आबदा परवीन और दीगर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया है। नताशा भी हैं, यंग स्टर्नर्स भी हैं, अली ज़फ़र हैं, और बड़ी ज़बरदस्त ये इफ्ताही तकरीब हुई है। और इसी इफ्ताही तकरीब ज़ाहिर आगाज़ हुआ कौमी तराने से, और आतिशबाजी का मुजाहरा भी हुआ, और मैचेस अब शुरू हो गए हैं। मैचेस का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि लाहौर इस्लामाबाद का मैच चल रहा है, जब तक प्रोग्राम आप देखें हो सकता है रिजल्ट आ चुका हो। सर क्या कहेंगे इस PSL 10 के बारे में आप? देखिए PSL का ये 10वां एडिशन है, मेरे ख्याल से 10 साल हो गए इसको, और 10 साल के बाद मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि 10 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुँचा है इस PSL से। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचा है फाइनेंशियली, और फ्रेंचाइज को भी पहुँचा होगा, मीडिया को भी पहुँचा होगा, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को एक T20 क्रिकेट बन गई। जो खिलाड़ी इस वक्त नए आ रहे हैं, हार कर आ रहे हैं भी, जो आ रहे हैं, उनका बस ये है कि हर बॉल को मारो, हर बॉल को मारो। क्रिकेट नहीं रही, ये गोया वो बन गई जो दूसरी होती है जो उधर खेली जाती है अमेरिका में, बेसबॉल। हर बॉल पे मारा, हर बॉल पे हिट। क्रिकेट तो इस तरह की थी ही नहीं। इस तरह की आपने क्रिकेट खेली तो आप देखिए अभी पे दर पे सीरीज हारे जा रहे हैं। सर नहीं, क्रिकेट तो रूल्स भी चेंज हो रहे हैं ना। आपके दौर में बाउंसर पाबंदी नहीं होती थी, अब बाउंसर पाबंदी है। आपके दौर में तो रिचर्ड और दीगर लोग हेलमेट पहनते नहीं थे। ब्लैक एंड व्हाइट दौर की बात कर रहा हूँ। तो आजकल तो जाहिर कलर हो गई ना क्रिकेट भी। कैरी पेकर आपके दौर में फर्स्ट टाइम आया, वो देखा होगा आपने। उससे पहले सारा इस तरह का कुछ था नहीं। तो आप कलर लगा के ऐसी बातें कर सकते हैं कि कलर आप भी ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए हम तो स्कूल के दौर से ही बाल रंग रहे हैं ना, हमें तो शौक है इन चीज़ों का। लेकिन आपके तो दौर ओरिजिनल बात में कर रहा हूँ, आप बताइए। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये सही आपने कहा कि वक्त भाई बदल गया है। ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने से लोग देख रहे हैं कि जनाब के मैचेस कैसे देखिए ना, कलर टीवी के दौर में आप ब्लैक एंड व्हाइट आ रहे हैं। भाई देखिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट कलर टीवी के दौर में भी आप क्यों ब्लैक एंड व्हाइट आ रहे हैं? देखिए मैं ब्लैक एंड दाढ़ी सफेद, आपके कपड़े काले। देखिए अगर मैं सीरियस पॉइंट बात करूँ, न्यूजीलैंड में कोई PSL टाइप की कोई चीज़ नहीं हो रही। इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा होती है, इंग्लैंड में भी, और इंडिया होने के बावजूद जीत जाता है। और जनाब वो तो उनके खिलाड़ी तो प्रैक्टिस में आ गए हैं इंडिया के, तो हम देख रहे हैं बड़ा उम्दा खेल का मुजाहरा हो रहा है। इंडिया ये खाली चैंपियन ट्रॉफी में जीता है, इसके अलावा इंडिया पेदर पे हारा है। न्यूजीलैंड में भी हारा, ऑस्ट्रेलिया में भी हारा, वर्ल्ड कप में इंडिया भी हारा। इसमें चैंपियन ट्रॉफी में इसलिए जीत गया कि उसने खाली दुबई में खेला, और हम भी वहीं खेल रहे थे। हमको दुबई में थोड़ी खेले, हम तो पाकिस्तान में खेलते रहे। होम ग्राउंड से ज्यादा क्या होगा? उनको तो एक ही होम ग्राउंड से ज्यादा क्या अच्छा होगा? खिलाड़ी तो वो टीम ही नहीं थी ना, उसकी तो हम बहुत बहस कर चुके। लेकिन जो मुल्क में इस किस्म की क्रिकेट नहीं हो रही, इस वक्त वो मुल्क जीत रहे। क्रिकेट वैसी नहीं है, खाली T20 नहीं है। आप टेस्ट मैच में, वनडे में सबने T20 की तरह 50 ओवर नहीं खेल पाती है टीम। तो वो मेरे ख्याल में इसको एज ए एंटरटेनमेंट लेना चाहिए। हम भी और आप भी इसको PSL को काउंटी हो रही है। वो काउंटी 50 ओवर की काउंटी होती है, T20 नहीं होती हमेशा से। और पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी, दुनिया के खिलाड़ी काउंटी खेलने को एजाज करते हैं। जहीर अब्बाद, इमरान खान, माजिद खान सब उस काउंटी से बने ना। मैं और आप अगर खुश नहीं है, लेकिन खिलाड़ी इन चीजों से बहुत इसलिए माशी फायदा, पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसको एक एंटरटेनमेंट के लेने चाहिए, यहाँ से टीम सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि टीम सिलेक्शन का PSL से कोई ताल्लुक नहीं चाहिए। इसको एज ए एंटरटेनमेंट लें, 20-20 ओवर का खेल है, मजे करें। जिस तरह से म्यूजिक है, ये है, वो है, एक रंगन एंटरटेनमेंट है। सर ये सारे शादाब, उस्मान, रोमान, ये सारे वहीं से मिले आपको? तो क्या किया इन लोगों ने यार? क्या आज जो टीम है किस जगह पहुंच गई? जो सीधे बल्ले से खेलने वाले थे, बाबर वगैरह, वो तक वो अपनी बल्लेबाज कहाँ चल रहा है? उन्होंने अपनी क्रिकेट छोड़ के ये वाली शुरू की उन्होंने, तो वो अपनी क्रिकेट भी भूल गए। अब ये वाली कर रहे हैं या ये वाली कर रहे हैं, बहरहाल वो इस वक्त तो हालात बड़े दगरगू नजर आ रहे हैं। आपको किस तरह लगता है साहब, कामयाब एडिशन लग रहा है आपको 10 भी? आज तो स्टेडियम भरा हुआ था। हाँ, आज स्टेडियम भरा हुआ था क्योंकि आज पहला दिन था, तो वहाँ पर सारे मुख्तलिफ इवेंट भी थे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि नहीं, अब PSL में जिस तरीके से पाकिस्तान की पैदर पे शिकस्त हुई है, तो लोगों का जो इंटरेस्ट है PSL के हवाले से वो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। कम आ रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि आइंदा दिनों के अंदर जब ये मैचेस आगे बढ़ेंगे, तो वो शमूलियत आवाम की नज़र नहीं आएगी कि जो माजी में रही है। और ख़ास तौर पर देखिए, अगर आप सर्वेज भी करवा लें मुख्तलिफ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक आम तौर पे लोगों में जोश होता है जब आपकी टीम जीत रही होती है, तो उसका असर ज़िली सतह पर आपकी इन PSL जैसे टूर्नामेंट्स में होता है।
इस वक्त मुझे ज़ाती तौर पर ये लग रहा है कि आवाम का वो जोश नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की मुसलसल शिकस्त है। जी बहुत शुक्रिया नवजोत साहब आपका, अनिस मंसूरी साहब आपका। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम बड़ा अहम चीज़ें, बहुत अहम डेवलपमेंट खासतौर पर आने वाले हफ्ते में, कल से देख लीजिएगा आप, ये कल सैटरडे है, सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे तक आप देखिएगा कितनी अहम डेवलपमेंट्स मुल्क में होने जा रही हैं। बहुत सारे इशूज़ हैं जो आज हमने डिस्कस किए, इन तमाम का हवाले से मज़ीद ये डिस्कस ज़ाहिर हम आगे आगे करेंगे इंशाल्लाह। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। करता पसंद आएगा प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बुलाने के बाद